बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ में प्रपोजल एंड रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल के पार्ट सेकंड में आज फिर से आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल के पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में तकरीबन 6 लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट लेने वाले हैं। 6 पॉइंट मैंने आपको लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल बताए थे। आज हम स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 7 से करेंगे। प्रपोजल में बी स्पेसिफिक और जनरल, यानी प्रस्ताव सामान्य और विशिष्ट हो सकता है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, प्रस्ताव सामान्य या विशिष्ट हो सकता है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक स्पेशल होता है, किसी स्पेशल पर्सन को किया जाता है, पर्टिकुलर किसी पर्सन को किया जाता है, जबकि जनरल किसी को भी किया जा सकता है, पब्लिकली किया जा सकता है। जो पर्सन किसी प्रपोजल की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रस्ताव स्वीकार हुआ माना जा सकता है। तो प्रस्ताव सामान्य और विशिष्ट हो सकता है यदि वह किसी विशेष पर्सनालिटी को, स्पेशल पर्सन को किया जाता है, तो ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट करने का हक भी उसी पर्सन को होता है, तो उसे हम स्पेशल कहेंगे। लेकिन यदि प्रस्ताव या प्रपोजल इस तरह का है या उसकी कंडीशन इस तरीके की है कि उसे पब्लिक में कोई भी पर्सन उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो जैसे वो उसे एक्सेप्ट करेगा, प्रपोजल स्वीकार किया हुआ मान लिया जाएगा। मतलब ये स्पेशल प्रपोजल वो होता है जो किसी स्पेशल पर्सन को किया जाता है, और जनरल वो होता है जो किसी को भी किया जा सकता है। और इससे कंसर्निंग एक केस लॉ है, श्रीमती कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। डिटेल में तो आज मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा केस लो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। इसके लिए एक पूरी एक क्लास की जरूरत मुझे पड़ेगी, तो उस समय मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगी कि जब भी आप स्पेसिफिक और जनरल प्रपोजल के बारे में बात करेंगे तो वहां आपको ये केस लॉ कोट करना चाहिए, वहां आपको इसका रेफरेंस देना चाहिए कि इससे कंसर्निंग, यानी इस पॉइंट में श्रीमती कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या था, श्रीमती कार्लिल पिटिशनर है, इन्होंने केस फाइल किया था, और ये रेस्पोंडेंट है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसके खिलाफ केस लगाया गया है। इसमें केस में क्या था, कार्बोलिक स्मोक बॉल जो कंपनी है उसने स्मोक बॉल नाम की एक दवाई बनाई थी, और ये दवाई इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए थी, जुकाम के इलाज के लिए थी। कंपनी ने अपनी दवा की सेल को बढ़ाने के लिए या इसे जब लॉन्च किया उस समय एक एडवर्टीजमेंट निकाला, एक विज्ञापन निकाला, जिसमें ये लिखा कि जो व्यक्ति इस विज्ञापन में बताई गई तरीके से या मेथड से इस दवाई का उपयोग करेगा, उस व्यक्ति को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। यदि उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है या वो व्यक्ति जुकाम से फिर से पीड़ित हो जाता है, तो कंपनी उसे एक निश्चित राशि का इनाम देगी। श्रीमती कार्लिल ने ये विज्ञापन पढ़ा और इन्फ्लुएंजा होने पर उन्होंने उस दवाई का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जैसा कि कंपनी ने अपने विज्ञापन में या अपने ऐड में बताया था। लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, और श्रीमती कार्लिल ने अकॉर्डिंग टू दैट एडवर्टीजमेंट कंपनी को क्लेम किया कि मुझे वो इनाम की राशि दी जाए, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। जब केस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने डिसीजन श्रीमती कार्लिल के फेवर में ये कहते हुए दे दिया कि कंपनी ने जो विज्ञापन निकाला उसमें जो जो शर्तें लिखी हुई थी, श्रीमती कार्लिल ने उन्हीं शर्तों को पूरा किया, उन्हीं शर्तों को एक्सेप्ट करते हुए उस मेडिसिन का यूज किया, और फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये एक जनरल प्रपोजल था जिसे कोई भी पार्टी एक्सेप्ट कर सकती थी, इसलिए इन्हें वो पैसे दिए जाएं, वह उस अमाउंट की हकदार हैं। पॉइंट नंबर 2, सर्टेन कंडीशंस ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल में
कुछ निश्चित शर्तें हो सकती है या प्रस्ताव निश्चित शर्तों के साथ हो सकता है। यदि पार्टी को कुछ स्पेशल सेकंड पार्टी से करवाना हो तो उसे वो शर्तें बता देनी चाहिए। प्रपोजल के साथ ही वो शर्तें भी उसे एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो प्रपोजल शर्तों के साथ भी हो सकता है और बिना शर्त के भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 कहता है प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब होता है स्पष्ट और इम्प्लाइड का मतलब होता है गर्भित। स्पष्ट एक्सप्रेस का मतलब जो भी कहना है या तो हम लिख के कह दें या हम बोल करके कह दें, यानी वहां वर्ड्स ही यूज होते हैं, या तो वो ऑरली और या लिखित में सब कुछ क्लियर होता है। दोनों पार्टी आमने सामने बैठती है, बाकायदा जो प्रपोज करता है वो सारी चीजें उसे बोल कर कहता है कि उसे ये चाहिए, उसके पास ये है, वो ये दे सकता, सब कुछ क्लियर होता है। या वो लिख कर कहता है, जैसे गवर्नमेंट के साथ यदि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले तो प्रपोजल जब तैयार होता है तो वो रिटन में ही होता है, ऑरली वहां कुछ भी नहीं होता है, तो वो स्पष्ट होता है। और गर्भित का मतलब जहां वर्ड्स नहीं होते, जहां बिहेवियर से, कंडक्ट से, सिंबॉलिक लैंग्वेज से कॉन्ट्रैक्ट जो आपका प्रपोजल है वो हो जाता है, तो उसे हम गर्भित कहते हैं, जहां किसी भी तरह के वर्ड्स का यूज नहीं होता है। जैसे हमें कहीं जाना है और हम जानते हैं उस रूट से पर्टिकुलर कुछ बसेस ऐसी निकलती हैं या कुछ ट्रांसपोर्ट्स ऐसे निकलते हैं जो वहीं जाते हैं और हम इशारा करके उससे रोकते हैं, वो रुकती है, हम उसमें बैठ जाते हैं, तो ये इशारा करना एम्प्लॉयड प्रपोजल कहा जाता है, गर्भित कहा जाता है, जिसमें हम कुछ नहीं बोलते ना, हमने सिर्फ इशारा किया और उधर से गाड़ी रुकी और हम उसमें बैठे और चल दिए, तो उसे हम गर्भित कहते हैं। तो प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल का संवहन होना जरूरी है, प्रस्ताव का संवहन होना जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हम जानते हैं वह किसी दूसरे को बता देना, बिना बताए उसे उस चीज के बारे में पता नहीं लग सकता है। तो जब आप प्रपोजल किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं तो उसे पता भी तो होना चाहिए ना कि किसी पार्टी ने आपके सामने प्रपोजल रखा है। यदि आपको उस प्रपोजल के बारे में नहीं पता है और आपने काम ठीक वही किया है जो दूसरी पार्टी चाहती है, तो भी वो आपके लिए प्रपोजल नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि जो पार्टी आपको प्रपोज करना चाहती है वो आपको प्रपोज करे और आपके वो प्रपोजल नॉलेज में आ जाए। इसे कहते हैं हम प्रस्ताव का संवहन हो जाना, उसका संचार हो जाना, वो कम्युनिकेट हो जाना। तो इससे कंसर्निंग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है, लालमन शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का मामला इंपॉर्टेंट है। इस केस लॉ में क्या था, लालमन शुक्ल गौरी दत्त के यहाँ मुनीम थे, यानी गौरी दत्त मालिक है, लालमन उनके मुनीम है। मुनीम जी सब तरह का काम किया करते थे। गौरी दत्त उनके जो मालिक हैं, उनका भतीजा कहीं खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, या हम यूं कहें गुमशुदा हो जाता है, तो इन्होंने कई लोगों को उसको ढूंढने की जिम्मेदारी दी होती है और साथ ही लालमन शुक्ल को भी वो जिम्मेदारी देते हैं कि वो उनके भतीजे को ढूंढकर लाए। लालमन शुक्ल उनके भतीजे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और पीछे से उनके जाने के बाद गौरी दत्त एक इस्तेहार निकालते हैं कि जो भी उनके भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसको एक राशि इनाम में दी जाएगी। राशि मैं आपको जिस समय इसकी डिटेल बताऊंगी उस समय सारी चीजें क्लियर करूंगी, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रही हूँ आपको। लालमन शुक्ल को गौरी दत्त का भतीजा मिल जाता है और वो उसे लेकर वहां आते हैं, यानी गौरी दत्त के पास आते हैं, और वहां आने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने इस तरह से किसी इनाम की घोषणा की है और वो उस अमाउंट को लेने के लिए क्लेम करते हैं और गौरी दत्त मना कर देते हैं और लालमन शुक्ल उसे उस इनाम को पाने के लिए केस फाइल कर देते हैं और डिसीजन गौरी दत्त के हक में जाता है। वो इसलिए जाता है कि बेशक लालमन शुक्ल ने काम तो वही किया, भतीजे को ढूंढकर लाने का काम किया, और इनाम की राशि की जो घोषणा हुई थी उन्होंने
वो काम किया, लेकिन ये चीज उनके नॉलेज में तब नहीं थी जब वो उसे ढूंढ रहे थे। वो उसे लेकर आए, उसके बाद में उनको पता चला कि ये इनाम की राशि की घोषणा की गई है। इसलिए उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन इनको बाद में हुआ है, पहले नहीं हुआ। हालांकि काम वही हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन बाद में हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रपोजल उस व्यक्ति की नॉलेज में आना जरूरी है जिसे आप प्रपोजल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर कैन बी एनी मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल सब होना चाहिए। कैसे होना चाहिए डजेंट मैटर, किसी भी जरिए से हो सकता है। और आजकल तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज्यादा हैं कि हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम आमने सामने बैठ करके बात करें, है ना। हम फोन से भी कर सकते हैं, हम ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी मीडिया, बहुत सारे मीडिया हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रपोजल को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पर्टिकुलर किसी मीडिया को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पेशल टर्म्स ऑफ प्रपोजल मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। यानी यदि किसी प्रस्ताव की कुछ विशिष्ट शर्तें हैं तो वो भी कम्युनिकेट होनी जरूरी है। क्योंकि कई बार कुछ प्रपोजल ऐसे होते हैं जो किसी स्पेशल टास्क के लिए होते हैं, स्पेशल काम के लिए होते हैं। तो यदि वो काम स्पेशल है और उससे कंसर्निंग कोई चीज स्पेशल है और यदि वो आपने छोड़ दी है तो वो आपका प्रपोजल किसी काम का नहीं है। क्योंकि पार्टी के जब तक स्पेशल कंडीशन नॉलेज में नहीं आएगी, वो पार्टी उस टर्म्स और कंडीशन को पूरा करना जरूरी नहीं समझेगी और न ही आप उसको उत्तरदायी या लाइबल ही ठहरा सकते हैं। तो यदि कोई स्पेशल टर्म और कंडीशन है तो वो भी कम्युनिकेट होनी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, प्रपोजल एंड इनविटेशन टू मेक अ प्रपोजल। यानी प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण दोनों में अंतर है। इनविटेशन टू मेक अ प्रपोजल मतलब प्रस्ताव के निमंत्रण में अंतर है। प्रस्ताव का मतलब होता है एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने अपने डिजायर रखे किसी काम को करने के लिए और नहीं करने के लिए, और उद्देश्य हो कंसेंट लेना, ये है प्रपोजल। इनविटेशन टू मेक का प्रपोजल का मतलब ये है कि हमने किसी पार्टी को इनवाइट किया है कि वो आए और हमारे सामने प्रपोजल रखे। सपोज दैट किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ फर्नीचर खरीदना है और वो एक टेंडर निकालती है कि मुझे इस टाइप के फर्नीचर की जरूरत है। जो भी ये फर्नीचर मुझे बेचने का इच्छुक है वह अपना टेंडर या रेट कोट करके भेज दे। तो ये जो टेंडर निकाला गया है, ये जो निविदा निकली हुई है, ये इनविटेशन टू मेक अ प्रपोजल है। अब यदि एक्स एक फर्नीचर सेलर है और वो यदि टेंडर भर के भेजता है, रेट कोट करके भेजता है, तो वो प्रपोजल होगा। जो टेंडर गया है वो इनविटेशन टू मेक अ प्रपोजल होता है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल को कंप्लीट किया। तकरीबन 13 पॉइंट है। 2 केस लॉ हमने एज अ एग्जाम्पल शॉर्ट में भी पढ़े, श्रीमती कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड दलाल शुक्ल वर्सेस गौरी दत्त का केस। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों केस लॉ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये लीगल रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल मैंने आपके सामने रखा। यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।